Hello students, welcome again to your own channel Asymptotes। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बायोट-सावर्ट लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। जिसने बायोट-सावर्ट लॉ नहीं पढ़ा वो मेरा पिछला वीडियो देख सकता है, मैंने बायोट-सावर्ट लॉ पे बनाया है। तो व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ? The magnitude of a magnetic flux density at a point P due to a small current element dl। एक छोटे से करंट एलिमेंट dl से मैंने एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाली थी। बट बायोट-सावर्ट लॉ कैन नॉट बी वेरीफाइड easily experimentally as the current element of small length, that is differential length, cannot be obtained practically। इतना छोटा सा करंट एलिमेंट dl, मतलब छोटा सा वायर, उसमें भी करंट दौड़ रही हो और उससे मैं मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट विच इज़ नॉट सो स्मॉल। ठीक है, स्मॉल नहीं, एक सर्टेन लेंथ का कंडक्टर है, उससे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा एक पॉइंट पर, और उसको निकालने के लिए मैं बायोट-सावर्ट लॉ के रिजल्ट का यूज़ करूंगा। तो एक कंडक्टर लेते हैं एक्स वाई, ये कंडक्टर की लेंथ है एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है सी मान लेते हैं, और इससे करंट जा रहा है आई। तो यहाँ पर मैं एक करंट एलिमेंट ले लूँगा, दिख रहा है ना, इसको ले लूँगा डिफरेंशियल लेंथ dl, ये दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा dl। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट P पर, जिस तरह जैसे हमने बायोट-सावर्ट लॉ में एक पॉइंट लिया था P, एक पॉइंट P, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। पहले मैं इस छोटे से डिफरेंशियल लेंथ से निकालूंगा, बाद में इस पूरे कंडक्टर से, इस पूरे कंडक्टर एक्स वाई से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। तो इस पोजीशन, इसका पोजीशन वेक्टर होगा r is a position vector of P with respect to this differential length dl, differential element dl। ये पॉइंट P मान लेता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले लेते हैं L, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इस एलिमेंट तक की। ठीक है, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं A। ठीक है, तो मुझे इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो है आइडियल, क्या है आइडियल? है स्मॉल करंट एलिमेंट। where r is a position vector of point P with respect to IDL। ठीक है, और इनके बीच जो पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट dl के साथ बनाता है एंगल थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ तो पढ़ी होगी ना आपने, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ हमारे पास क्या था? बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड थी dB, वो थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस r अपॉन r क्यूब।
ठीक है। जब अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तब होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि साइन थीटा है डी एल अक्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर के बीच का एंगल, ठीक है, इसलिए इसको आइडियल साइन थीटा लिखेंगे। सो अब मुझे इस पूरे कंडक्टर के द्वारा, क्योंकि ये है डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट आइडियल डी एल, जिससे करंट की डायरेक्शन होगी ये, तो मुझे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी इस छोटे से करंट एलिमेंट से निकालनी थी डी एल से। अब मुझे इस पूरे कंडक्टर से निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में जब करंट जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो इस पूरे करंट, अगर मैं इन सब को जोड़ता हूँ ऐसे, अगर यहाँ पे सारे करंट एलिमेंट्स का सम मैं निकालूंगा तो सब के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड होगी ना। तो इसका मतलब मैं सबको जोड़ सकता हूँ, क्योंकि और सबकी डायरेक्शन क्योंकि एक ही है तो सारे एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी सम ऑफ द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सम ऑफ दीज डिफरेंशियल एलिमेंट्स। पूरे डिफरेंशियल एलिमेंट का जैसे जैसे यहाँ से सम लूँगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड उन सब का सम होगी, जो कि जिससे मैं बोलूँगा वेक्टर एडिशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए पहले तो मुझे यहाँ पर पॉइंट्स चाहिए। मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालूंगा? मुझे एंड पॉइंट्स चाहिए होंगे, मेरे पास एंड पॉइंट्स नहीं है। तो उसे निकालने के लिए मुझे पहले यहाँ पर इन पॉइंट्स को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पॉइंट P है, पॉइंट P से ऐसे। तो ये वाला जो है, ये पॉइंट P, जब मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ तो अब ये जो लाइन है इसका एंगल होगा φ1 और इसका एंगल होगा φ2, ठीक है। इसको ले लेते हैं φ, ठीक है। तो अब मैं पूरे वायर को इस एंगल के अंदर मुझे कैलकुलेट करनी है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस पॉइंट पे डाउनवर्ड होगी, इनवर्ड टू द प्लेन होगी, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगी और मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन मुझे निकल सकती है। अभी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है, मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है कि मैं आसानी से सिंप्लीफाई कर सकूं। तो मुझे अभी कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले करूंगा मैं साइन थीटा को, क्योंकि चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल, लेट्स टेक ट्रायंगल POC इन राइट ट्रायंगल PCO। ये राइट ट्रायंगल है ना, यहाँ से 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो थीटा है और फाई है, थीटा और फाई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो इसका मतलब थीटा फाई प्लस थीटा, थीटा प्लस फाई होगा 90 डिग्री। तो मेरे पास है साइन थीटा। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि थीटा हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई विच इज़ नथिंग बट कॉस फाई, क्योंकि कॉस क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो ये हो जाएगा cos फाई। अब मुझे cos फाई, क्योंकि मैं यहाँ से cos फाई से निकालूंगा तो ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए निकालना, क्योंकि ये वाली एक्सप्रेशन अननोन रहेगी, वहाँ से निकालना आसान रहेगा। ये डिफरेंस ज़्यादा, क्योंकि नोन मेरे पास ये डिफरेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस नोन है, ये डिस्टेंस नोन है, और ये एंगल्स नोन है। तो मैं इन्हीं एंगल्स को रिलेट करूँगा। तो अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि cos फाई क्या होता है, साइन थीटा को लिखूँगा मैं cos फाई, लेकिन cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा a अपॉन r। तो r की जगह मैं लिख सकता हूँ a अपॉन cos फाई। ठीक है, एक और सब्स्टिट्यूशन चाहिए मुझे, मैं लूँगा tan फाई को। तो इन रिजल्ट्स का यूज़ करना है मुझे। tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर L और बेस है A। तो L को मैं लिख सकता हूँ A tan फाई। जब मुझे इसका डिफरेंशियल लेंथ निकालनी है तो dl, तो tan का डिफरेंशिएशन होगा a sec स्क्वायर फाई d फाई। अब मुझे करना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूँगा। अब देखिए, मैग्नीट्यूड है वो मैं लिखूँगा ऐसे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। तो dl की जगह मैं लिखूँगा a sec स्क्वायर फाई d फाई, मैं बाद में लिखूँगा। उससे पहले साइन थीटा को लिखूँगा cos फाई d फाई अपॉन r स्क्वायर को लिखा था मैंने, क्योंकि r हो जाएगा a अपॉन cos फाई, तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर फाई। अब cos स्क्वायर ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर को अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम, a sec स्क्वायर फाई cos फाई d फाई अपॉन a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर फाई। cos स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, इस a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वो होगी कुछ ऐसी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटू cos फाई d फाई। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन ऐसी। अब ये है जो मैग्नेटिक फील्ड है, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, जो इस डिफरेंशियल करंट एलिमेंट से निकली थी इस पॉइंट P पर। ठीक है, अभी मुझे ये पूरे लेंथ, इस पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं करूँगा इसे इंटीग्रेट। उसके लिए मैं इसे करूँगा इंटीग्रेट यहाँ पर, और मेरे पास लिमिट्स भी हैं इस लेंथ से लेके इस लेंथ के लिए मेरे पास है यहाँ से φ1, यहाँ से φ2। तो मेरे पास लिमिट्स भी मिलती है, तो अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। उसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं ये वाला सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पे। तो b क्या होगा मेरे पास, b होगा db का डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम -φ1 टू φ2। -φ1 क्यों लिया मैंने, -φ1 क्योंकि यहाँ से ये नीचे की तरफ है, इस समय इस पॉइंट से नीचे की तरफ φ1, तो ऊपर की तरफ φ2। इसको
ये नीचे की तरफ है, यहाँ से नीचे φ1, इससे ऊपर φ2। ठीक है, तो -φ1 क्यों है? क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, ये होगी ऐसे, μ0I/4πa cos phi d phi फ्रॉम -φ1 to φ2, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b = μ0I/4π, क्योंकि साइन cos phi का इंटीग्रेशन होगा sin phi, और लिमिट्स है मेरे पास φ2 से -φ1 तक, जिसको मैं लिखूंगा ऐसे, μ0I/4πa, सॉरी ए रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin φ2 माइनस ऑफ sin -φ1। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास होगी b μ0I/4πa sin φ1 φ2 प्लस sin φ1। ये होगी मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इंटीग्रेट करने पे मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है इस कंडक्टर के द्वारा, वो होगी ये μ0I/4πa इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं। तो ये तो थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम इसके अलग अलग केसेस। तो इसके केसेस बनते हैं, तो पहले मैं यहाँ से रब कर दूंगा और इस एक्सप्रेशन को रिटेन रखेंगे। तो रब कर दूं, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आई थी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट is μ0I/4πa sin φ1 प्लस sin φ2। अब इसके 3 केसेस बनते हैं। पहला केस, when a conductor is of infinite length and we have to find the magnetic field near the center of the conductor। ठीक है, जब पॉइंट बिल्कुल सेंटर के, एक तो कंडक्टर के नज़दीक भी है और बिल्कुल सेंटर पर भी है, और कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है, तो मुझे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे होगा, ये इसके स्पेशल केसेस हैं। केसेस 1, वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। कंडक्टर की लेंथ है ये ऐसी, ये इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लें नियर टू द कंडक्टर एक पॉइंट है P, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है। तो यहाँ से, क्योंकि मेरे पास जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से जब मैं इसका एंगल निकालूंगा तो ये लाइन जो होगी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी, तो मैं इसको बोलूँगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री। उसी तरह ये लाइन भी, क्योंकि ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी, तो ये भी होगी ऑलमोस्ट 90 डिग्री। ठीक है, दोनों की लेंथ दोनों का एंगल, इसको ये है φ1, ये है φ2, ये है φ1, दोनों का एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो मैं ये वाली एक्सप्रेशन यूज करूँगा। इसको क्या कहूँगा मैं, when a
कंडक्टर ऑफ infinite length then magnetic field at a point P near and at the center of conductor. इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। क्योंकि दोनों एंगल 90 हैं तो मैं लिखूंगा साइन 90 प्लस साइन 90, दोनों होंगे 1 तो मैं ऐसे लिख दूंगा V इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई ए क्या है? इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये छोटी, ये जो लेंथ है ये जो लेंथ है ये है ए, ठीक है। तो ये है V ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड अ पॉइंट P इज एट नियर एंड एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो ये होगा पहला केस। दूसरा केस है मेरे पास, जब सेम कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, जब सेम कंडक्टर मेरे पास है, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, ऐसे ठीक है, एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, लेकिन इस समय जो पॉइंट P है वो एक एंड के नज़दीक है, यहाँ पर यह है पॉइंट P। तो जो φ1 होगा वो कितना होगा? φ2 जो होगा वो होगा 0 और φ1 होगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री। यहाँ पर मेरे पास ये वाला केस था जब φ1 प्लस इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला केस है जब φ1 0 है और φ2 है 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, क्योंकि साइन φ1 एक एंगल 0 है और एक एंगल है 90, साइन φ1 90 है प्लस साइन φ2 है 0। तो ये होगा V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो ये होगा B। ये कौन सा केस है? ये केस है, ये केस भी लिखना जरूरी है ना। when a conductor of infinite length and magnetic field at a point P, when a conductor of infinite length and magnetic field at a point P, which is P at near one of the end of conductor,
when a conductor is of infinite length and magnetic field at a point P which is at near and one of the end of the conductor, near one of the end of the conductor के नज़दीक है, तो दोनों से हमें क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो होगी वो होगी ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड एट वन ऑफ एंड्स, एट वन एंड। तो जो एंड पर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी 2 गुना होगी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बीच में। तो कंडक्टर के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ इसके मुकाबले दुगुनी, इसके मुकाबले ये आधा होगा और ये दुगुनी होगी। ठीक है, तो ये है, ये 2 केसेस हैं। अभी तीसरा केस है, तीसरा केस देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ और तीसरा केस लिखते हैं। थर्ड केस है मेरे पास, व्हेन अ कंडक्टर, अब एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, व्हेन अ कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ then magnetic field at right bisector of a conductor is, एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो उसके राइट बाइसेक्टर, बिल्कुल बाइसेक्टिंग डिस्टेंस पर, मैं, ये कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का, मैं इसको बोलूँगा, इसकी लेंथ है L। ठीक है, और इसके बिल्कुल राइट बाइसेक्टर और उसके एक डिस्टेंस पे, सर्टेन डिस्टेंस पे, इसको बोलूँगा A। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्योंकि राइट बाइसेक्टर है और फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, L/2, इसकी होगी L/2। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं, तो ये दोनों एंगल हैं, अगर ये φ1 है और ये φ2 है, ये अगर φ2 है और ये है φ1, तो इस केस में φ1 इक्वल टू होगा φ2 इक्वल टू 45 डिग्री। चलो 45 भी नहीं मानते हैं, लेकिन दोनों को बराबर मान लेते हैं फाई के। इस केस में क्या होगा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ये लेंथ a है, ये L/2 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, L/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, उतना ही ये भी होगा, बराबर लेंथ पर है दोनों, मिडिल पॉइंट पर, ये बीच का पॉइंट है, ये बाइसेक्टर पर, ये मिड पॉइंट पर है, तो यहाँ से जब ट्रायंगल की साइड क्या होगी, दोनों हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे ना, तो इसकी लेंथ भी यही होगी, L/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस केस में, μ0I/4πa, क्योंकि φ1 और φ2 बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin φ, और क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा μ0I/4πa इंटू 2 साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा L/2 अपॉन
L/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे होगा, p इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू 2l अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये मेरे पास रिजल्ट होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कैलकुलेट करके ये आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास तीनों केस ऐसे डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले और दूसरा केस में था जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर will be twice of the magnetic field at the one of the end of the conductor। ठीक है, और तीसरा केस है when conductor is of finite length then magnetic field at the right bisector of the conductor। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, जो कि मुश्किल दिखता है लेकिन होगा आसान। ठीक है, मैं एक स्क्वायर लूँगा, एक न्यूमेरिकल होगा यहाँ पर। एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, इसकी लेंथ है 2a। 2a ले लेता हूँ क्योंकि आधा करना आसान होगा, डायरेक्ट मैं a ले लूँगा। तो इसकी एक साइड 2a है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड 2a होंगी। मुझे इसके सेंटर पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यह है पॉइंट P। ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैं ये रिजल्ट आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो मैं किसी भी साइड के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ ए होगी ना, उतनी ये लेंथ भी होगी ए। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी √2a। उतनी ही ये लेंथ भी होगी √2a। ठीक है, इसको मैं किसी भी तरह से निकाल सकता हूँ। इस एंगल को मैं 45 ले सकता हूँ, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच से मैं ऐसे अगर साइड निकालूंगा तो ये 45 होगी। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो और ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। पहले मैं ये वाला यूज़ करके बताऊंगा और दोनों से रिजल्ट कंपेयर करेंगे, देखते हैं एक ही आता है या नहीं आता। क्योंकि अभी मैं इसकी 4 साइड होती हैं, तो मैं चारों से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। तो पहले मैं इससे निकालूंगा, फिर बाद में इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, क्योंकि सबसे मैग्नेटिक फील्ड वही होगी। और क्योंकि करंट की डायरेक्शन, अगर करंट लेना भी ज़रूरी है, यहाँ पे करंट है I, करंट की डायरेक्शन है I, और करंट की डायरेक्शन यही रहेगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बीच में, वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होगी, इसलिए मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस साइड एट दिस पॉइंट विल बी, क्योंकि B हमारे पास है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a है इसकी साइड, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी है। तो साइन φ1 प्लस φ2, क्योंकि दोनों 45 डिग्री हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2 sin 45 डिग्री। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटू 2 इंटू 1/√2। ठीक है, अब जब
ये तो होगी एक साइड से। अगर मैं चारों साइड से कैलकुलेट करूँगा तो जो बी टोटल बी आएगा वो हो जाएगा 4b, मतलब 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू 2/√2। ठीक है, 4 से फुल हो जाएगा कैंसिल। मेरे पास जो बी आएगा, टोटल बी आएगा वो होगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन πa। ये होगा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्क्वायर एट द सेंटर। अब मैं अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। ये देखिए बी है, एल क्या है, एल है कंडक्टर की लेंथ विच इज़ 2a। ठीक है, और ए तो हमारे पास ए ही है, एल का गेन वही लेंथ है। तो मैं डायरेक्ट एल की जगह क्या लिखूँगा यहाँ पर, म्यू नॉट आई, ये तो एक साइड से होगा 4πa इंटू 2, क्योंकि एल यहाँ पर ये है पूरा, तो 2a होगा एल, और नीचे होगा 4a² प्लस एल की लेंथ 2a है तो 4a²। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू 4a अपॉन 8a², जो कि हो जाएगा ऐसे, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, और इस ए से चलो ये ए बाहर आएगा, उससे ही कैंसिल कर देंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन πa इंटू 2√2a, ये ए इस ए से हो जाएगा एक कैंसिल। ठीक है, तो ये तो होगा एक साइड से। चारों साइड से करूँगा तो बी टी होगा 4b इज इक्वल टू 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन πa इंटू 1/2√2, 2 इज 4। तो हमारे पास जो बी टी आएगा वो होगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन πa। दोनों रिजल्ट सेम है या नहीं है? तो चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करो चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर एंगल है 45 डिग्री, तो चाहे एंगल का यूज़ करके निकाल लो, चाहे लेंथ के फॉर्मूले से यूज़ करके निकाल लो। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का टॉपिक पूरा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट्स में अगर अपने डाउट्स, कुछ भी डाउट्स हैं, सजेशन है, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा पायट-सावर्त लॉ के दूसरे एप्लीकेशन पे, विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।